गुड इवनिंग क्लास। देखिए, जो हम लोग का जो सीरीज चल रहा था पिछला बीपीएससी 67 का जो सीरीज चल रहा था, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक भारत, जिसमें हम लोग 2-4 चैप्टर पढ़ चुके हैं और क्रम को हम लोग आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेज भारत में अपना क्षेत्र विस्तार किए। हमने चैप्टर देखा था अंग्रेजों के शक्ति का उदय। तो आप देख पा रहे हैं, लगभग आपका ये भारत हो जाएगा। ये भारत हो जाएगा। तो आपने देखा था कि यहाँ पर बंगाल के क्षेत्रों में किस प्रकार से प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज वहां पर द्वैत शासन लगाए लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में और बंगाल को अपने हैंड में लेने का काम किया। आप पिछला क्लास में देख चुके हैं। इसके बाद हमने आपको बताया था कि इधर की ओर आएंगे तो यहाँ पर है हैदराबाद। हैदराबाद में आपने देखा था कि हैदराबाद कमजोर है, वो अधीनता स्वीकार कर लेना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। फिर इसके बाद है मैसूर का एरिया। ये इसलिए ऐसा बना रहे हैं क्योंकि इनका क्षेत्र विस्तार और क्षेत्र का घटना ये क्रम लगा रहेगा। तो ये मैसूर का एरिया है। हमने आपको बताया था पिछला क्लास में कि किस तरह से कर्नाटक के 3 युद्ध लड़कर अंग्रेजों ने हैदर अली को परास्त किया, टीपू सुल्तान को परास्त किया और अंत में सहायक संधि पर स्वीकार हस्ताक्षर करवाकर लॉर्ड वेलेस्ली ने मैसूर को अपने साम्राज्य में लाने का काम किया। आप देख चुके हैं अब तक अंग्रेजों का लगभग इतना क्षेत्र हो गया है, इतना क्षेत्र लगभग हो गया है अंग्रेजों का, ये अपना विस्तार कर चुके हैं। आज है आपका मराठा। इन क्षेत्रों में जब अधिकार कर लेंगे तो फिर हम लोग यहाँ पढ़ लेंगे सिख, और सिख जैसे कब्जा कर लेंगे अंग्रेज लोग तो लगभग इनका भारत पे कब्जा हो जाएगा। और प्लस में हमारे पास बच जाएगा नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश इसमें शामिल है। आप देखिए ऐसे है, ये बॉर्डर नहीं है, इस समय का मैप है ना। तो ये सभी शामिल हैं इसमें। तो इस प्रकार से अंग्रेजों का क्षेत्र विस्तार होते जा रहा है। आइए हम लोग अब पढ़ेंगे मराठा के बारे में, और काफ़ी जीरो लेवल से हम लोग मराठा को देखेंगे और तेजी में देखेंगे। शॉर्ट वीडियो की भी जरूरत है, तब आप लोग कम से कम वो कर पाएंगे, ये रिवीजन कर पाएंगे। और जब हम बीपीएससी 68 का जब बैच लाएंगे तो उसमें लॉन्ग वीडियो रहेगा, तो आप उसमें जुड़ जाएंगे और उसमें बेसिक से पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा ज़्यादा और लिखवाते जाएंगे। अभी एज ए टारगेट बैच के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। तो मराठा का हम लोग देख लेते हैं शुरू से ही। इसका सबसे पहले हम लोग मराठा एक परिचय देख लेते हैं। मराठा जब पढ़ रहे हैं थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, शिवाजी का पिताजी का नाम शाहजी भोसले था। शाहजी भोसले 2 शादी किए, जिसमें से शिवाजी के जो माँ हुई तुकाबाई, उसके करीब थे वो। फलस्वरूप इनको राजपाट मिला शिवाजी को। और 1664 में शिवाजी अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के दुर्ग में किए। ये इस समय युद्ध विद्या में निपुण हो चुके हैं और 1664 में अपना राज्याभिषेक किए। साथ ही ये कई क्षेत्रों को भी जीते जो पहले मुगल के अधीन था। उन क्षेत्रों को शिवाजी जीतने का काम किए, बहुत सारे क्षेत्र जीते, जिसके चलते मुगल इनसे खफा है। शिवाजी से मुगल खफा है और अपना सेना शिवाजी को हराने के लिए भेजा। लगभग 1670 के आसपास हुआ। देखिए 64 से हम लोग चल रहे हैं, 1664 से। तो अभी अंग्रेज लगभग आया है, व्यापार कर रहा है, शुरू से चल रहे हैं परिचय देते हुए। तो शिवाजी को हराने के लिए जय सिंह के नेतृत्व में औरंगजेब ने एक बड़ी सेना भेजी और शिवाजी से जब युद्ध होता है तो शिवाजी लगभग हारने को होते हैं,
महसूस कर लेते हैं कि अब हम हार जाएंगे, तो क्या करते हैं कि जय शाह से एक संधि कर लेते हैं, जिसको पुरंदर का संधि कहते हैं। इस संधि के तहत शिवाजी को वो ऑफर करता है, मुगल बादशाह का जो प्रतिनिधि है जय सिंह ऑफर करता है कि आपका जो ये क्षेत्र है ये मुगल के अधीन होगा, आप टैक्स वसूलिए, टैक्स मुगल के यहाँ पहुंचा दीजिए, आप एज ए प्रतिनिधि हो गए इधर का। शिवाजी भी देखते हैं कि स्थिति कमजोर है, अभी बात मान लेना ठीक है। शिवाजी बात मान लेते हैं और सारे जो शिवाजी का जो दुर्ग है जैसे रायगढ़ वगैरह सब कुछ मुगलों के अधीन हो जाता है, जैसे ही कर दिया। और साथ में ये क्या किया, इनका बेटा है संभाजी को मुगल अपने साथ ले गया, जैसा अपने साथ ले गया मुगल दरबार में। ऐसा पहले के लोग करते थे, राजपाट सौंप के उसके बेटा को साथ ले जाते थे, ताकि कल के डेट में अगर किसी तरह का वो गलत करेगा तो उसका बेटा मेरे कब्जा में है, उसका बुद्धि ठीक रहेगा, इसके लिए बेटा को ले जाते थे। शिवाजी का बेटा संभाजी को लेकर चले गए जय शाह। अब शिवाजी की कहानी है, शिवाजी को भी लगा कि मुगलों को इतना बड़ा क्षेत्र हम दान दिए हैं, दान क्या मतलब दिए हैं अधिकार क्षेत्र में, तो हम एक बहुत बड़ा मनसबदार हुए उनके लिए। फलस्वरूप शिवाजी औरंगजेब से मुलाकात करने के लिए, ये लगभग 1700 का पेज है, मुलाकात करने के लिए औरंगजेब के पास जाते हैं। परंतु औरंगजेब काफी छोटे मनसबदार की तरफ व्यवहार करता है, इनको सबसे पीछे बैठा देता है। शिवाजी हल्ला करने लगते हैं कि हमको छोटा मनसबदार की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो। फलस्वरूप मुगलों का अपना कड़ा नियम है कि तुम मेरे दरबार में हल्ला नहीं कर सकते हो, इसलिए इनको कैद कर लिया जाता है शिवाजी को। जब इनका जन्मदिन आता है तो फल बांटने के नाम पर ये फल के टोकरी पे बैठ जाते हैं और मुगलों के कैद से रिहा हो जाते हैं। परंतु संभाजी अभी उनके कैद में ही है। ये रिहा होने के बाद अंग्रेजों को मुगलों से पूरा लड़ाई लड़ते हैं और छापामार युद्ध के माध्यम से, छापामार युद्ध होता है छुप कर वार करना, छापामार युद्ध गुरिल्ला पद्धति के माध्यम से, युद्ध के माध्यम से मुगलों को ये हराने का काम करते हैं। इसी बीच में ये संभाजी भी वहां से छूट जाते हैं, जब ये फलों के टोकरी में निकल रहे होते हैं तो ये भी छूट जाते हैं, ये दोनों छूटे हुए हैं और ये स्वतंत्र रूप से अपना आकर राजाभिषेक, पुनः राजाभिषेक करेंगे और लड़ाई लड़के गुरिल्ला युद्ध करके मुगलों को छक्का छुड़ा देते हैं। फलस्वरूप ये अपना दक्षिण भारत, चूंकि ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र दक्षिण भारत का क्षेत्र है, उस समय मुगल यहाँ रहता है दिल्ली में, तो दक्षिण भारत एक पहाड़ी इलाका है, मुगलों को भी ध्यान इधर कम जाता है। फलस्वरूप औरंगजेब ने शिवाजी के साथ एक संधि किया कि ऐसा कीजिए, आप हमारे क्षेत्रों पे आक्रमण नहीं कीजिए और हम भी आपको दखल नहीं देंगे। शिवाजी भी सोचे कि ठीक ही है, कोई बात नहीं है, नहीं करेंगे आक्रमण। परंतु फिर भी सूरत के कुछ जहाज़ों को लूट लेते हैं, जिसके चलते औरंगजेब गुस्सा करता है और अपना लड़ाई झगड़ा इधर हुआ। इधर का ज़्यादा कहानी इम्पोर्टेंट नहीं है। शिवाजी का मृत्यु 1680 में हो गया, इसी के आसपास 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी का बेटा संभाजी राजा बना हुआ है, 9 वर्ष तक ये राजा रहता है। 9 वर्ष बाद 1689 में संभाजी की भी मृत्यु हो जाती है। संभाजी का एक छोटा बेटा है जो कि नाबालिग है, जिसका नाम साहू जी है। साहू जी अभी बहुत छोटे हैं, राजकाज नहीं संभाल सकते हैं और इधर संभाजी की मृत्यु हो गई है। इनका चचेरा भाई का नाम है राजा राम। तो 1689 से इन क्षेत्रों को राजा राम देख रेख कर रहा है। संभाजी मर गए, साहू जी छोटा है, राजा राम देख रेख कर रहा है।
11 वर्ष बाद, इसमें जोड़िएगा 11 वर्ष तो लगभग 1700 आ जाएगा, राजा राम की भी मृत्यु हो जाती है। जब राजा राम की भी मृत्यु हो गई, साहू जी छोटा है, राजा राम की मृत्यु हो गई, साहू जी छोटा है, और इस समय राजा राम के बेटा भी जो राजा राम के एक छोटा बेटा है, वो भी बहुत छोटा है, नाबालिग है, वो भी राजकाज नहीं संभाल सकता है। परंतु 1700 के बाद इसकी पत्नी का नाम है राजा राम का ताराबाई, इसकी पत्नी का नाम है ताराबाई। ताराबाई राजकाज को संभालती है और अपने पुत्र की अंगरक्षिका बनकर, कि हम अपने पुत्र के संरक्षक हैं बनकर, और मुगलों को धूल चटाने लगती है। इस क्रम में साहू जी मुगलों के कैद में चले जाते हैं, छोटा है, मुगलों के कैद में चला गया, परंतु ताराबाई झगड़ा कर रही है। इस प्रकार से झगड़ा करती है कि कहा जाता है कि औरंगजेब जब दक्षिण भारत में लड़ने जाता था और ताराबाई जब तलवार चलाती थी तो बैठ कर रोता था कि हमको मरने के बाद इस मुगल साम्राज्य का क्या होगा। ताराबाई इतना मजबूत शासिका रही। तो ताराबाई इस प्रकार से लड़ाई लड़ी। औरंगजेब का मृत्यु 1707 में हो जाएगा, और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने के कारण मुगल का लगभग क्षेत्र स्वतंत्र हो जाएगा। इसका औरंगजेब का बेटा है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम ताराबाई की शक्तियों को कमजोर करने के लिए साहू जी महाराज को छोड़ देगा कि जाओ, और ताकि दोनों आपस में टकराए कि हाँ ये मेरा क्षेत्र है, वो मेरा क्षेत्र है। साहू जी अब तक बुद्धिमान हो चुका है। साहू जी अपने चाची से किसी तरह का द्वेष न करते हुए महाराष्ट्र के क्षेत्र में वो अपना पेशवा का पद शुरू कर देते हैं, जो कि इनसे किसी तरह का तकरार नहीं होता है, ये अपना क्षेत्र में मशगूल हैं। साहू जी अपना क्षेत्र में काम करना शुरू कर देते हैं। अधिकतर जनता साहू जी के साथ है, क्योंकि शिवाजी के डायरेक्ट वंशज हैं और इनके साथ अधिकतर जनता चुकी है। तो ये धीरे धीरे मजबूत होंगे साहू जी। साहू जी ने चौथ वसूल करने के लिए एक पेशवा पद लाया। थोड़ा सा कठिन है, परंतु ये भी जरूरी है, कभी कभी यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं, तो इसलिए हम परिचय पहले दे देते हैं, तब हम लोग युद्ध करवा देते हैं। युद्ध तो आसान है, 3 को युद्ध करवा देंगे, तुरंत अंग्रेज कब्जा कर लेगा, लेकिन थोड़ा परिचय जानना जरूरी है। तो साहू जी पेशवा पद लाए, जिसमें सबसे पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ को बनाया गया। बालाजी विश्वनाथ सबसे पहला पेशवा है इस मराठा साम्राज्य का, और इसने ठीक ठाक अपना काम किया। 1720 में इसकी मृत्यु हो जाती है। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमको याद है इसलिए हम लिख देते हैं, आप लोग ने भी याद करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है, और इनका ही बेटा बाजीराव प्रथम अगला पेशवा बनता है। यहीं से पेशवा का पद वंशानुगत हो जाएगा, वंश के आधार पर हो जाएगा। इनका बेटा बनेगा, इसका बेटा फिर बनेगा। तो जब बाजीराव प्रथम पेशवा बनता है तो ये एक मजबूत पेशवा है। यह लड़ाई करते हुए इधर हैदराबाद के निजाम को हराएगा, मालवा को हराएगा, इधर राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में आपको जीत हासिल करेगा, दक्षिण भारत को जीत हासिल कर ही लिया है, पूरा इतना बड़ा मराठा को बढ़ा देगा, बंगाल को छोड़कर दक्षिण भारत इसका है ही, गुजरात के कुछ क्षेत्र जीतेगा और इधर राजस्थान के भी कुछ क्षेत्र जीतेगा। इतना लड़ाकू पेशवा है। और यही बाजीराव प्रथम है जिससे एक कहानी बना है ना, उसका दीपिका पादुकोण और उसका रणवीर सिंह का है, उसका नाम बाजीराव एक सिनेमा बना है। तो यही बाजीराव प्रथम है जिसका प्रेम प्रसंग मस्तानी के साथ चलता है, तो उसके लिए ही चर्चे में रहा। परंतु और चूंकि मजबूत है पेशवा, निर्णय कड़ा लेता है, लड़ाकू पेशवा है, इसलिए अपना क्षेत्र विस्तार भी किया। और क्षय रोग के कारण
अल्प समय में इसकी मृत्यु हो जाती है। कुष्ठ क्षय रोग था, टीबी रोग के चलते इनकी मृत्यु हो जाती है। उस समय इसका इलाज उतना बढ़िया नहीं है। तो ये 1740 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1720 में पेशवा बने हैं, 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर बालाजी बाजीराव हैं, बालाजी विश्वनाथ हैं और ये बाजीराव प्रथम है। और अगला जो पेशवा बनेंगे वो बनेंगे बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट पेशवा बालाजी बाजीराव, सुनते जाना है। बालाजी बाजीराव सभी क्षेत्रों को अक्षुण्य बनाए रखे थे। इसी बीच साहूजी महाराज की 1749 में मृत्यु हो गई, जिसके चलते मराठा पेशवा नेतृत्व विहीन हो गया। ये जो मराठा जो था साम्राज्य नेतृत्व विहीन हो गया। इस समय, इस दुखद घड़ी में बालाजी बाजीराव ने क्या किया कि एक सभी मराठा पेशवाओं का एक मीटिंग बुलाया, जिसमें उसने यह तय किया कि हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में अपना अपना अधिकार बनाकर रखेंगे और एक परिसंघ का निर्माण करते हैं, जिसको पेशवाओं का परिसंघ, मराठा परिसंघ कहा जाएगा। तो ये बालाजी बाजीराव ने एक परिसंघ बनाया और यह परिसंघ मजबूत परिसंघ था। इस परिसंघ में इंदौर, बड़ौदा, पूना, ये सभी क्षेत्र के जो प्रमुख पेशवा थे ये सब शामिल थे। और ये सारे लोग मिलकर एक परिसंघ बनाए कि हम लोग एक साथ रहेंगे, दुख के घड़ी में एक साथ रहेंगे, सुख के घड़ी में भी एक साथ रहेंगे। इसी बीच में एक मोड़ आता है कि 1756 में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण किया और पूरा लूटपाट मचाया। चूंकि मराठाओं की शक्तियां बढ़ रही थी, ये क्षेत्र विस्तार कर रहे थे, तो लोगों को लग रहा था कि अब मराठा ही होगा जो पूरे भारत पर शासन करेगा मुगलों के बाद। अभी तक अंग्रेज सिर्फ बंगाल में ही सीमित है, व्यापार कर रहा है, छोटे छोटे लड़ाई कर रहा है, लड़ाई भी नहीं कर रहा है। 1756 तक बंगाल में सिर्फ व्यापार कर रहा है, कोठी उठी बना रहा है, और इनका क्षेत्र विस्तार इतना बड़ा हो चुका है। तो लोगों को लगने लगा कि जो अगला जो पेशवा, जो अगला जो भारत पर राज करेगा मुगलों के बाद, वो मराठा ही करेगा। परंतु 1756 में आपका देखेंगे कि अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण करके दिल्ली में बहुत लूटपाट मचाया। फलस्वरूप दिल्ली के जो बादशाह हैं आलमगीर द्वितीय, वो मराठाओं से मदद मांगे कि हमको अब्दाली तंग कर रहा है। यह मदद मराठा के लिए एक सुनहरा अवसर था उत्तर भारत में हस्तक्षेप करने का, और मराठाओं ने इस अवसर को गंवाना नहीं चाहा, जिसके चलते ये आलमगीर द्वितीय की मदद करने पहुंचे। और मदद करने के दरमियान अहमद शाह अब्दाली को जीता हुआ सारा क्षेत्र को छीन लिए। साथ में अब्दाली अपना बेटा तैमूर को सिंध प्रांत में बैठा कर चला गया था, उसको भी मार के भगा दिए और अपना क्षेत्र विस्तार पूरा यहाँ तक कर लिए। अब मराठा बहुत बड़ा क्षेत्र विस्तार कर लिया। ये मराठाओं का है, इधर बंगाल छोड़ दीजिए तो ये सब मराठा का क्षेत्र हो गया है, सिख थोड़ा सा छोड़ दीजिए। इस प्रकार से मराठा बहुत बड़ा क्षेत्र का विस्तार कर लिया। और कहा जाता था कि मराठा का घोड़ा कटक से अटक तक इनका क्षेत्र विस्तार हो गया, और मराठा का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता है, एक इधर, एक इधर और एक इधर, तीनों मराठाओं के अंदर अंतर्गत आ गया। इतना बड़ा शक्ति हो गया। परंतु टर्निंग है, कहानी का मोड़ है। अहमद शाह अब्दाली गुस्साया हुआ है कि तैमूर को मार के भगा दिए हो। 1761 में, 56 की कहानी है, 4-5 साल बाद 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने फिर से हमला किया और इन तमाम क्षेत्रों को जीत लिया। दिल्ली में मराठाओं का प्रतिनिधित्व रघुनाथ राव कर रहा है। रघुनाथ राव ने बाजीराव से सेना की मांग किया, कम से कम 2 लाख सेना दीजिए, तब अहमद शाह अब्दाली से लड़ेंगे। तब तक वो इतना लेट कर दिया लड़ने में
तब तक वो दिल्ली पहुंच चुका था अहमद शाह अब्दाली, और दिल्ली को वो जीत चुका था। इसी बीच बालाजी बाजीराव ने अपना भतीजा सदाशिव भाव और अपना बेटा विश्वास राव भाव को भेजकर इसको रघुनाथ राव को मदद देने के लिए भेजे, परंतु इनका नाबालिग बेटा था विश्वास राव भाव, उसको अनुभव नहीं था, मेजोरिटी की कमी थी, जिसके चलते तवांग सेना के आने के पहले ही 14 जनवरी 1761 को विश्वास राव भाव ने अहमद शाह अब्दाली पर आक्रमण कर दिया, और इस आक्रमण में विश्वास राव भाव भी मारा गया, सदाशिव राव भाव भी मारा गया, ये दोनों मारे गए। पीछे से बालाजी बाजीराव भी सेना लेके जा रहे थे, उधर से खबर आई कि 2 मोतियां झर गए और बहुत सारे जो मूंगे थे वो बिखर गए, अर्थात बहुत सारे सैनिक मारे गए, और हमारा जो सदाशिव भाव और विश्वास भाव 2 मोतियां थे वो भी झर गए। ये घटना सुनकर बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है, हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। ऐसे विकट परिस्थिति में इस साम्राज्य को 2 प्रमुख जो बुजुर्ग पेशवा थे, नाना फडणवीस थे और महादजी सिंधिया थे, वो इसको संभाले, और 1761 में लगभग मराठा टूट चुका था। जो पूरे भारत का आस बना हुआ था कि मुगलों के बाद मराठा इस भारत पर राज करेगा, अब यह आस टूट गया, क्योंकि 1761 का अहमद शाह अब्दाली जो पानीपत का तृतीय युद्ध है, इससे मराठा टूट चुका है, और मराठा के पास अब उतना शक्ति नहीं बचा है कि आगे ये इतना बड़ा क्षेत्र को विजित कर पाएगा और संभाल कर रख पाएगा। इनको मरने के बाद चूंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर मर गए, तो महादजी सिंधिया और आपके नाना फडणवीस ने अगला जो पेशवा बनाया वो माधव राव को बनाया। माधव राव भी अल्प समय में मर गया। माधव राव के बाद उसका ही भाई नारायण राव को बनाया पेशवा। ये दोनों महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस ने। चूंकि रघुनाथ राव जो दिल्ली वाला था, उसका कहना था कि हम मराठा का पेशवा बनेंगे, इसलिए रघुनाथ राव ने नारायण राव की हत्या कर दिया, और जब नारायण राव मारा गया तो जो सीनियर पेशवा थे आपके, जो महादजी सिंधिया वगैरह, ये लोग इसका विरोध किए और बोले कि ये गलत है, तुम नहीं बनेगा, और उसको पेशवा पद से उतार दिए। फलस्वरूप रघुनाथ राव अंग्रेजों से जा मिला, और यह बहुत बड़ा भूल थी उसकी कि अंग्रेज हमको मदद करेगा। और अंग्रेज जब से जब मिला तो वो मराठों पे हमला किए, मराठों को हराते हैं और रघुनाथ राव को पेंशनर बना देते हैं, पेंशनर बन गया। इसके साथ साथ मराठा के साथ एक अंग्रेजों के युद्ध लड़ने की एक अपॉर्चुनिटी मिल गया, अवसर मिल गया। और इस प्रकार से आप आगे देखिएगा कि महादजी सिंधिया का 94 में मृत्यु हो जाएगा, नाना फडणवीस का 1800 में मृत्यु हो जाएगा, और इसके बाद मराठा लगभग टूट जाएगा, नेतृत्व विहीन हो जाएगा। तब इन्हीं का जो बेटा है माधव, इसका ये नारायण राव के जो बेटा है बाजीराव द्वितीय, इसको मराठा का प्रमुख बनाया जाएगा, पेशवा बनाया जाएगा, और ये मराठा पेशवा बनकर आगे का अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ेंगे। तो 1800 के बाद बाजीराव द्वितीय जो मराठा पेशवा बना। अब अंग्रेजों के साथ डायरेक्ट लड़ाई है, क्योंकि रघुनाथ राव अंग्रेजों के साथ मिल गया है। तो आप पहला लड़ाई देखिएगा कि मराठा के साथ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जिसमें आपका ये लड़ेगा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज, और फिर द्वितीय और तृतीय हम लोग देखेंगे कल। आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत सारा इसमें तथ्य दे दिए हैं, इसको समझिए। और नेक्स्ट डे में हम लोग मिलते हैं, अगला हम लोग आंग्ल मराठा युद्ध के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।